दोस्तों, वेलकम टू एम फार्मा क्यूए हब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्यूएमएस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। हमारे पास जो टॉपिक रहते हैं, लास्ट के 2-3 टॉपिक रहते हैं जो हम इस वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहता है वो रहता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। अब इसमें क्या है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कस्टमर बिहेवियर जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, किसी कस्टमर क्या हो सकता है, हमारा कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो हमें उसके बिहेवियर को क्या कह सकते हैं हम, कि हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करता है, सर्विस को यूज़ करता है, जो वो उसको कैसे वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये उसको हम क्या कहेंगे, कस्टमर का बिहेवियर कहते हैं। ये हमारा किस तरीके से हो सकता है कि हमारा साइकोलॉजी तरीके से हो सकता है, हम किसी के मोटिवेशन से हो सकता है, या उसका बिहेवियर ऐसा है तो वो उसको खरीद सकता है। ठीक है, ये हमारा रहता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। यही एक स्टडी रहेगी जिसमें हम कस्टमर के बारे में पता कर सकते हैं कि उसे चाहिए क्या, कैसे वो हमारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें कुछ स्टडी रहती है कैसे हम पता कर सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, जो हमारा कंज्यूमर है या जो हमारा कस्टमर है वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से फील करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस रिटेलर। ठीक है, उन डिफरेंट चीज़ों के लिए तो वो किस तरीके से फील करता है वो हमें पता होना चाहिए कि उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, वो पता होना चाहिए। सेकेंड जो हमारा रहता है, कंज्यूमर का क्या रीज़न है उसको लेने के लिए। ठीक है, क्या क्या कैसे उसने सिलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हमारा अगला रहता है जो इसमें रहता है कि बिहेवियर क्या है कंज्यूमर का जब वो सर्च कर रहा है या शॉपिंग कर रहा है। अब देखो सब कुछ इंटरनेट में मिलने लगा है, तो अमेज़ोन हो गया या कोई मेसो हो गया, ये कोई भी हमारी जो भी फ्लिपकार्ट वगैरह कोई भी हमारी वो है, तो वो अगर शॉपिंग करना चाहता है तो उस तरीके की सर्विस उसको मिलनी चाहिए कि कैसे वो शॉपिंग करना चाहता है, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है या खुद जाके प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो इस तरीके का भी हमें पता होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट है ना जो, वो ऑनलाइन भी हमें मिलना चाहिए और हमारा ऑफलाइन भी हमें मिलना चाहिए। दोनों तरीके से हम जाके खरीद सकते हैं, ऐसा हमें पता होना चाहिए। अगला जो रहता है हमारा कि वो कैसे हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट से। मीन्स कुछ ट्रेडिशनल होते हैं प्रोडक्ट, जैसे इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, और कुछ कल्चर तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कल्चर से रिलेटेड हमारा कैसे, जैसे कोई पोशाक है। ठीक है, किसी पर्सन की कोई पोशाक है, शेरवानी है या राजस्थान का कोई घाघरा है, इस तरीके से मतलब हमारे पास रहते हैं। ये सारी चीज़ें कल्चर से रिलेटेड जो हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं कस्टमर, उनके बिहेवियर भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, हमने थोड़ा मतलब उसमें ट्रेडिशनल गारमेंट वगैरह के बारे में कर लिया, तो वो एग्जाम्पल समझने के लिए है। ठीक है, आगे रहता है हमारे पास 3 फैक्टर रहते हैं, इसी में लिखना है ये हमें। ठीक है, 3 फैक्टर रहते हैं। कौन से फैक्टर हैं, वो है हमारा, या हो सकता है पर्सनल फैक्टर फर्स्ट वन, सेकंड वन हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड वन हमारा सोशल फैक्टर। ठीक है, जो हमारा पर्सनल हमारा जो फैक्टर रहेगा उसमें हमारा क्या होता है कि पर्सन का जो हमारा इंसान है या कोई कस्टमर है, उसका खुद का इंटरेस्ट, उसका खुद का ओपिनियन हमारे पास रहता है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, हमारे किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, एज से, जेंडर से, कल्चर से, प्रोफेशन से, ठीक है, बैकग्राउंड से, इस तरीके से हमारा ये रहता है, ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अगला आ गया हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल इस तरीके से कह सकते हैं हम कि हर एक पर्सन का हमारा अलग रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, उसका खुद का परसेप्शन, मतलब हमने पीछे बताया था, इसका मतलब होता है धारणा। ठीक है, हर एक पर्सन की अलग अलग धारणा रहती है। ठीक है, उसका एटीट्यूड अलग अलग रहता है, उसकी नीड्स को लेके हो सकता है हमारे पास कि उसकी क्या ज़रूरत है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या क्या किस लिए उसको वो चाहिए। ठीक है, तो वो उसके माइंड के ऊपर बेस्ड होगा कि उसको क्या, उसकी बॉडी उसको क्या चाहिए। ठीक है, वो सब हमारा रहता है इसमें।
थर्ड जो फैक्टर रहेगा वो हमारा रहता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है? सामाजिक फैक्टर रहता है। सामाजिक फैक्टर हमारा क्या है? जो हमारे लोग आसपास के हैं उनको देख के प्रभावित हो जाना, ठीक है। हमारा ग्रुप कौन सा है, हम किस फैमिली से रिलेटेड हैं, हमारे फ्रेंड किस तरीके के हैं, ठीक है। हमारी सोशल क्लास कौन सी है, इनकम हमारी कितनी है, हमारा एजुकेशन लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें हमारे इफेक्ट करती हैं हमारे कस्टमर के बिहेवियर को, ठीक है। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हो गया कि कोई हाई इनकम है किसी बंदे की, ठीक है, उसकी फैमिली से रिलेटेड है, तो आगे क्या है कि उसको भी मतलब वो खर्चा भी ज़्यादा करेगा, उसको क्या होगा कि हाई प्राइस जिस प्रोडक्ट का होगा वो उसी की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर अब एक पर्सन है कि जिसको लो पुअर है वो बेचारा, ठीक है, बट वो चाहता है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूँ, तो वो क्या करेगा कि सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में खरीदने की कोशिश करेगा, तो ये भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इनकम भी हमारा एक सोशल फैक्टर हो गया, सोशल क्लास भी हमारी एक फैक्टर होगी, एजुकेशन लेवल कितना है, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे कस्टमर के बिहेवियर को। इसी कस्टमर बिहेवियर में अब हमें एक डाटा कलेक्ट करना है। वो कैसे हम करेंगे कि हमारा कस्टमर का क्या बिहेवियर है, उसको समझने के लिए डाटा तो हमें चाहिए। तो चलो इसमें हम देखते हैं कि हमें डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्टेप रहते हैं हमारे पास। सबसे पहले है जो वो हमारा रहता है कंज्यूमर, चाहे कस्टमर कह लो चाहे कंज्यूमर कह लो, उसको रिव्यू करना, ठीक है। जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, उसको रिव्यू करेंगे कि उसकी विशेस क्या है, उसको चाहिए क्या, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या उसको दिक्कतें आ रही है, उसको रिव्यू करेंगे। जैसे ही हमने उसको रिव्यू कर लिया तो हम उसका सॉल्यूशंस भी बना सकते हैं और हम देख भी सकते हैं कि इसको चाहिए क्या, सॉल्यूशन निकाल देंगे हम उसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहता है? Q&A, ठीक है। इट्स मीन्स Q फॉर स्टैंड फॉर क्वेश्चंस और A स्टैंड फॉर आंसर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं, हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि क्या ये सेटिस्फेक्शन है, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है हमारे प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से हम उसको पता कर सकते हैं कि हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है, वो डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड रहता है हमारे पास सर्वे में हमारे पास क्या है कि हम उनको या तो ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं उनका, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ऐड आती है, कोई ऐड आ रही है, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि इस तरीके से ऐड आ गई, उसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नेम हो गया, एज ग्रुप हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस कैसी थी, अच्छी लगी, यस, नहीं लगी, नो। इस तरीके का हम ऐड के माध्यम से भी हम उनका सर्वे कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ही हमने बना लिया 18 से, फॉर एग्जांपल 18 से 23 का, 18 से 43 का, जो भी हमें चाहिए, ठीक है, जिस तरीके का हमारा चाहिए उस तरीके का हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बुला लिया। फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है। हमने क्या करा, 18 से 20 साल के जो हमारे कस्टमर थे उनको डायरेक्टली हमने एक ग्रुप बनाया, ऑनलाइन बनाया, या हमने उनको बुला लिया, ठीक है। तो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया, तो जैसे ही हम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसरिंग करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम पता कर सकते हैं कस्टमर के बिहेवियर से। ये बहुत सारे मेथड रहते हैं हमारे पास, जैसे की रिसर्च हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कंपटीटर का कैसे कर सकते हैं, जैसे एक कंज्यूमर है हमारा, उसने क्या किया, सेम सर्विस ली है किसी हमारे कंपटीटर से, ठीक है। तो ले तो ये सेम सर्विस रहा है, सेम प्रोडक्ट रहा है, सेम ही हमारा क्या है, सर्विस है, सेम ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, बट ले किससे रहा है, अदर पर्सन से ले रहा है, हमसे क्यों नहीं बाय कर रहा है। तो हमें वो, अगर हम इस कंपटीटर को एनालाइज कर लें कि ये क्या दे रहा है, सेम सर्विस लेने के बाद भी इसकी क्वालिटी कैसी है, या ये हमारे प्रोडक्ट को कैसे कम कर रहा है, उसके बाय क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, तो वो हम पता कर सकते हैं इससे, ठीक है। ब्लॉग कमेंट से हम पता कर सकते हैं, लोग कमेंट करते हैं उनसे हम पता कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये हमारे पास रहते हैं। गूगल ट्रेंड किस तरीके से, ट्रेंड क्या रहता है हमारा कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक, हमारा टॉपिक अभी पॉपुलर है या कम पॉपुलर है, वो हम पता कर सकते हैं गूगल ट्रेंडिंग से। गवर्नमेंट डाटा भी हमारा अवेलेबल हो रहता है, फ्री में रहता है वो, ठीक है। इसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी ग्रुप को, किसी अदर सोर्स से हम
विदाउट चार्ज के कि हमारा कैसा रहता है। ये फ्री एंड कॉस्ट होता है ये, ठीक है। सोशल मीडिया तो सबको पता ही है, सोशल मीडिया तो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। अगर यहाँ पे हमारे पास हम कोई भी प्रोडक्ट की फ़ोटो डाली हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना ही चैनल का डाल दिया कि हाँ जी एम फार्मा क्यूए के लिए आप यहाँ पे मतलब बात कर सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम से क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे और मेरे बायो से जो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे कि मुझे ये नोट्स चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा इससे ये होगा कि जो ये सोशल मीडिया है ये उनको और मेरे को क्या कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा कम्युनिकेशन बना रहे हैं तो सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव काम करेगा हमारा कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है तो क्या करेंगे, वो मुझे कहेंगे कि आपकी वीडियो अच्छी है बट हमें क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि ठीक है जी, आपने बोला कि नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अब ये भी सिस्टम रहता है कि नोट्स कहाँ प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे करना है या हमें क्या करना है, व्हाट्सएप पे करना है या हमें क्या करना है, टेलीग्राम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमें बता सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत इफ़ेक्टिव है कि हमारे कंज्यूमर या हमारे कस्टमर और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में हमारी बॉन्डिंग बनाने के लिए। अगला जो टॉपिक रहता है हमारा वो रहता है कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर क्या है, अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हाँ कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड्स हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब बात आ जाती है कि ये है कौन, क्या है ये। इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के हमारे पास आ गए हैं, अब हमें उन्हें डिस्कस करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे जैसे कंसेप्ट ऑफ जो भी है ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो हो गया, पूरी हेडिंग डाल लेंगे। फिर हम उसमें इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में यहाँ पे आ गया इंटरनल, यहाँ पे आ गया एक्सटर्नल, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। इससे हमारा जो क्या होता है, लिखने का जो हमारा तरीका रहता है वो इफ़ेक्टिव लगता है, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इंटरनल कस्टमर होता क्या है। इंटरनल कस्टमर वो कुलीग्स हो सकते हैं, वो डिपार्टमेंट के अंदर के ही पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है सहकर्मी, ठीक है। सहकर्मी हैं जो वो ही होंगे, ठीक है, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, वो हमारे इंटरनल कस्टमर कहलाएंगे, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सम टाइम यू आर द कस्टमर, कभी कभी तुम कस्टमर बन गए हो। सम टाइम यू आर द सर्विस प्रोवाइडर, कभी कभी तुम खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से रहता है हमारा ये कंसीडर करता है कि हमारी मार्केट कैसे कनेक्ट है इंटरनली, ठीक है। जैसे कि हमारा इंटरेक्शन उनकी कैसी है, रिसर्च की, डेवलपमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट रहता है, या हमारा प्रोडक्शन, ऑपरेशनल, लॉजिस्ट, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे इनका क्या इंटरेक्शन है, इंटरनल इनका कैसा रहता है। मतलब क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या ये आपस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। ये तो नहीं है ना कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रॉ मटेरियल वाला पर्सन है, ठीक है। रॉ मटेरियल वाला पर्सन है, अगर वो हमारे प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो क्या पॉसिबल है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में? नहीं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और अब हमारा क्या है कि प्रोडक्शन वाले ने तो कर लिया काम रो वाले के साथ मिलके, बट अगर प्रोडक्शन वाला आगे सप्लायर के साथ काम ना करे, क्या ये पॉसिबल है कि हमारा जो प्रोडक्शन वाला है वो अपना प्रोडक्ट बेच सके, बाय करें उसके कस्टमर उसको, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि इन सब के बीच में भी इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। और क्या है कि जो हमारा रॉ मटेरियल वाला है उसके पास क्या है, सिर्फ रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल तो वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा ना। तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन वाला इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और हमारा सप्लायर इसको क्या करेगा, बेचेगा आगे जाके, तो क्या है, जो रॉ मटेरियल वाला पर्सन था वो क्या करेगा, हमारा
इसको खरीद के इसको यूज़ करेगा, ठीक है। तो इन सब के बीच में इंटरेक्शन, अब ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर था पहले, फिर ये सर्विस प्रोवाइडर था, ठीक है, फिर ये सर्विस प्रोवाइडर, बट ये क्या हो गया, सर्विस लेने वाला हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन सब के बीच में इंटरेक्शन रहती है। अब कुछ उम्मीदें रहती हैं जो हमारे इंटरनल कस्टमर की रहती हैं, वो क्या क्या रहती हैं। सबसे पहले जो अंदर हमारे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे काम कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनको उनकी अच्छी सैलरी मिले, जो उनको उम्मीद है वो सैलरी मिले, ठीक है। वो सबसे पहला रहता है। मनी तो आपको पता ही है, मनी क्या होएगी, एक हमारी मोटिवेशन टूल के जैसे काम करेगी, ठीक है। अगर एम्प्लॉय इफ़ेक्टिव वर्क ना कर रहा हो तो क्या करो, उसको लालच दो मनी का कि आपको इतनी इतनी सैलरी दी जाएगी। उससे क्या होगा, जैसे ही मनी एनहांस हुई तो क्या होगा, हमारी जो फोर्स है, वर्क फोर्स रहती है, वो हमारी क्या रहेगी, एनहांस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रहता है, ये इसकी मतलब नीड्स हैं यार, जो हमारे मतलब इंटरनल वर्क कर रहे हैं ना, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी वर्क कर रहे हैं, जो एज अ कंज्यूमर भी हैं और कभी कभी हमारे सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, तो वो क्या है, उनको भी अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, चाहे वो उनकी सैलरी की हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, ठीक है। दूसरी जो बड़ी बात रहती है वो रहती है कि वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा हमारा, वो सेफ़ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्कर्स हमारे वहाँ पे इंटरनल कस्टमर के जैसे काम कर रहे हैं या कर्मचारी के जैसे काम कर रहे हैं, उनको फील होना चाहिए कि ये सेफ़ वर्क है, सेफ़ है यहाँ पे काम करना, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कंपनी की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, टॉप मैनेजमेंट की हमारी क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। जो सेकंड नंबर का हमारा रहता है कस्टमर या कंज्यूमर कह लो, वो रहता है हमारा एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन से आएंगे कस्टमर, जैसे ये हो सकता है, कस्टमर हो सकते हैं, यूज़र हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मनी को उनकी गुड्स के लिए, उनकी सर्विस के लिए, ठीक है। इन्हें एक्चुअल प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, ये वो नहीं है कि हाँ एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, एक्चुअल में अपना प्रोडक्ट जो उन्होंने ख़रीदा है उसको यूज़ करेंगे और उसके रिव्यू भी देते हैं, ठीक है। ये रहते हैं एक्सटर्नल, ये रहता है हमारा एक्सटर्नल कंज्यूमर या एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है। जो हमारा ये यूज़र होता है, यूज़र है जो, वो सेम रहेगा हमारे कंज्यूमर के जैसा, ठीक है, कंज्यूमर के जैसा, इस तरीके से रहता है। अब हमारा जो एक्सटर्नल कंज्यूमर है, एक्सटर्नल कस्टमर है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि उन्हें क्या प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि हमारा जो हमने जो पैसे दिए हैं, ये पैसे दे रहे हैं हमें, मनी जो इन्होंने दी है वो वेस्ट ना हो, जैसी उन्होंने मनी दी है वैसा उनको प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए, ठीक है, ये कह रहे हैं ये। और ये कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस है जो वो कम हो, बट जो प्रोडक्ट क्वालिटी हो वो अच्छी हो, ठीक है, ये रहता है इसमें। सेकंड पॉइंट में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारे गुड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, मतलब खुद को उम्मीद लगाते हैं कि हमें गुड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, उनको सेटिस्फेक्शन ना मिले तो क्या होगा, बैड रेपुटेशन करते हैं, ठीक है, और सेल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डलता है हमारे बिजनेस के ऊपर। तो ये हमारा रहता है इसमें। अगला पॉइंट है कि जो हमारा एक्सटर्नल कंज्यूमर है ना, वो हमारा ये भी चाहता है कि उसे एक फ्रेंडली और प्रोफेशनल सर्विस मिले, ठीक है, ये उसकी उम्मीद रहती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में रहता है कि जो असिस्टेंट है या जो हमारा कस्टमर की हेल्प में भी हमारा क्या होता है, काम करता है, ठीक है। तो वो क्या है, विदाउट, अगर वो गाइडेंस हो रहा है, यहाँ पे लिखा है देखो, विदाउट अगर गाइडेंस के वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे बिजनेस के ऊपर, रेपुटेशन को अफेक्ट करता है, पॉपुलैरिटी हमारी कम हो जाएगी और कस्टमर हमारा अनहैप्पी होगा, ठीक है, ये रहता है। पे जो हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है वो हो जाता है
ये अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, ठीक है, इसी के अंदर आएगा ये। देखो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे हमें बिहेवियर डाटा है जो वो कलेक्ट करना है, उसके ये पॉइंट हैं, इनको इन सबको पता है इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, डब्बे बना के ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से बनाना है ताकि इफेक्ट लगे। फ्लो चार्ट के टाइप से बनाओगे तो इफेक्टिव पड़ेगा जो पढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये हमारे पास कंसेप्ट हमने समझ लिया इंटरनल और एक्सटर्नल का। इंटरनल क्या होता है, उसकी क्या उम्मीदें रहती हैं, एक्सटर्नल क्या होता है, उसकी क्या उम्मीदें रहती हैं। जो अगला टॉपिक रहता है हमारा वो रहता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है, ये रहता है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पहले पता कर लेते हैं, उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जो बिजनेस क्लाइमेट होता है बहुत ही हमारा जो हो रहा है वो कम्पिटिटिव होता जा रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है कि कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट के मार्केट के अंदर, तो वो किसी को भी लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनी क्या करेंगी, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या करेंगी, सबसे मेन जो रहता है वो ये रहता है कि वो प्राइस में कंपटीशन करेंगी, ठीक है, प्राइस कम कर देंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर है वो प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक मेन जो रहता है वो यही रहता है। बट जो टॉप कंपनीज रहती हैं ना हमारी, वो ये नहीं करेंगी, वो इसका पार्ट ही नहीं बनती। वो क्या करेंगी, लिसन करती हैं हमारे कस्टमर की, हमारे कंज्यूमर की वॉइस को, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करती है हाई क्वालिटी दे के उनको, ठीक है, उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतर के, ठीक है, वो ये काम करती हैं। ये कंपनीज कॉस्ट को क्वालिटी का और इंफॉर्मेशन गेन करने का यूज़ करती हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है ना जो हमारा, इसका यूज़ करेंगी या फिर इंफॉर्मेशन गेन करेंगी, ये इसकी एडवांटेज रहती हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है क्या। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की हमारी जो मेन लाइन रहती है वो रहती है पे मी नाउ और पे मी लेटर, ठीक है, ये इसकी टैग लाइन रहती है, ठीक है, ये हमारा रहता है। इसमें हमारे पास क्या है, एक मैसेज रहता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल समझो इसको, ठीक है, सबसे पहले कि हमारा एक रोड है ये, ठीक है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी व्हीकल, अपने वाहन को चला रहे हैं। अगर हम इनको मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होएगा कि हमारा वो प्रोडक्ट या हमारा जो व्हीकल है वो हमारा क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो कि अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे हमारे व्हीकल के मेंटेनेंस को, तो क्या होगा, रिपेयर करानी पड़ेगी। उसका रिपेयर पे जो हमारा खर्चा होगा उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे कि हम उसका मेंटेनेंस अच्छा रखें, ठीक है, ये इसका मैसेज रहता है। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के इसका क्या मतलब है कि व्हीकल चला लिया, और ये इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कंपनी क्वालिटी का ख्याल रखे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के टाइम, मतलब उसके मेंटेनेंस अच्छा रखे, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट है जो फाइनल प्रोडक्ट है जो वो हाई क्वालिटी का होगा, उसका फेलियर का चांस हमारा कम होगा। तो इसका ये मेन एग्जांपल रहता है। इसको समझने के लिए हमने ये रोड वाला हमने एग्जांपल देखा है कि हमें प्रिवेंट कर सकते हैं हम कॉस्ट रिपेयर को बाय मेंटेनेंस से, ठीक है, मेंटेनेंस से हम उसको कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से हम क्या समझते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही मतलब सेम सी चीज़ है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, वो चूज़ करेगी इन्वेस्ट करना। कहाँ पे इन्वेस्ट करना, जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसकी क्वालिटी में, हर एक जो फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल से बनता है, ठीक है, एक्सीपिटेंट यूज़ होते हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कौन सी पर्सनल यूज़ हो रही है, कैसा हम उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ठीक है, इन सब में वो खर्चा कर देगा। किसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए फेलियर को, ठीक है। एंड में अगर कोई दिक्कत आए तो वो पॉसिबल नहीं होती हमारे पास कि उसको सही कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए जो हमारी अच्छी कंपनीज होती हैं, टॉप मैनेजमेंट होती हैं, वो हमारी क्या सोचती है कि हमारा जो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का यूज़ करेंगे। मींस हम क्वालिटी को उसके
प्रोडक्ट के हर एक स्टेप में, हर एक प्रोडक्शन के स्टेप में हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, ये रहता है। ये तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब इसमें हम थोड़ा सा कंसेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखी हुई है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? ये क्या है? एक मेथडोलॉजी है जो डिफाइन करेगा, मेज़र करेगा हमारे पास कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अमाउंट हमें लगानी है जो हमारी क्वालिटी को क्या करे, मेंटेन करे, ठीक है। चाहे वो एक्सटर्नल फेलियर से हो, चाहे वो इंटरनल फेलियर से बचाए उसको, ठीक है। ये रहता है हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रहता है सम ऑफ टू फैक्टर्स, द कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इक्वल द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। रिप्रेजेंट इन बेसिक इक्वेशन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के प्लस सम, मतलब उसका सम है तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रहता है। ये इक्वेशन है ना जो, ये बिल्कुल इजी लग रही है देखने में, ठीक है, कि गुड क्वालिटी का निकाल दिया जी और पुअर क्वालिटी का निकाल दिया जी, बट ये थोड़े कॉम्प्लेक्स रहता है। कैसे पता करेंगे कि ये गुड क्वालिटी का, ये पुअर क्वालिटी का? तो ये पता करना भी हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए थोड़ा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि क्या होता है। अब हमें क्या देखना है कि हमारा क्या होता है, ये तो पता चल गया। अब हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, ये चीज़ें हमें पता करनी है। जो हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होता है वो मेथडोलॉजी है हमारी, वो क्या करेगा, एक्यूरेट हमारा मेज़र करता है कि कितनी अमाउंट हमने कितने रिसोर्स पे लगाने। रिसोर्स हमारे पास क्या हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, पर्सनल हो सकती है, ये सारे हमारे रिसोर्स रहते हैं जो हमें किस में, प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको मेज़र करेगा, उसकी अमाउंट को मेज़र करेगा, ठीक है, कि कैसे हम बना सकते हैं हमारी गुड क्वालिटी को और कैसे पुअर क्वालिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्या रहेगी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे उसको पता लगेगा कि हम कैसे हमारे रिसोर्स का यूज़ करें और इम्प्रूव करें हमारी क्वालिटी को, और बॉटम लाइन से हम इम्प्रूव हो जाएं, ठीक है। ये हमारे पास रहता है। अब हमने ये भी पता लग गया कि हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्यों इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, COQ को, ठीक है। COQ को कैसे मेजर करेंगे, इसको कैलकुलेट करना वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी, बट इन केस सम ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बाय कैलकुलेटिंग द टोटल वारंटी डॉलर्स एज पर परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। ये रहेंगे हमारे पास मेज़र। हम इसको 4 कैटेगरी में हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है, PAIX, ठीक है, ये दोनों फेलियर हैं, ठीक है। F, इसको क्या कह सकते हैं, PAF कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप का है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, ये रहता है। तो इसमें P स्टैंड फॉर हमारे पास प्रिवेंशन, अप्राइसिस और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर, ये रहता है हमारे पास। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल रहते हैं यहाँ पे, और ये हमारा लिस्ट नीचे रखी है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहला आता है प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होता है, प्रिवेंटिव का मतलब होता है बचाव करना, ठीक है, बचाव करना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ को कुछ इस तरीके से हम उनका कॉस्ट रखेंगे, इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करेंगे कि हम प्रिवेंट कर सकें पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट को, सर्विस को, ठीक है। ये हमारा इसमें प्रिवेंट करना ही हमारा रहता है। अब कुछ मेथड रहते हैं कि कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। कॉस्ट देखेंगे, अगर हमने न्यू प्रोडक्ट करा है कोई तो उसका रिव्यू लेंगे उसकी कॉस्ट का, ठीक है। क्वालिटी को प्लान करेंगे, सप्लायर कैपेबिलिटी सर्वे, ठीक है, प्रोसेस कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हम मेथड इसमें हम यूज़ करते हैं और हम उसको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहेंगे। अप्राइजल हमारा क्या रहता है, इसका मतलब होता है अंदाजा, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं मूल्यांकन, ठीक है। इसका क्या रहेगा कि हम इसमें मेज़र करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ऑडिट करेंगे हमारे प्रोडक्ट सर्विस को,
कि उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा है और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हमारी कैसी थी, उन सबको ये एश्योर करता है। यही रहेगा इसमें। थर्ड आ जाता है हमारे पास फेलियर। फेलियर किस वजह से आएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट में हमने कॉस्ट लगाई है, जो हमने सर्विस लगाई है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, वो नीड को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, फेलियर होता है। फेलियर हमारा डिवाइडेड है इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर में। इंटरनल फेलियर हमारा क्या रहता है, इंटरनल मैंने जैसा आपको बताया था कि इंटरनल वो रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, प्रीयर मतलब पहले डिलीवरी से पहले और शिपमेंट से पहले जो डिफेक्ट या जो फेलियर आ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल रहते हैं हमारे पास रीवर्क का, री इंस्पेक्शन का, री टेस्टिंग का, ये सारे इसके एग्जांपल रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्पेक्शन आ गई, ठीक है, उसने क्या करा, कोई कमी निकाल दी कि इसमें ये चीज़ कम है, तो क्या हो गया, ये इंटरनल हमारा फेलियर हो गया। अब हमारा एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, आफ्टर मतलब डिलीवर करने के बाद का जो रहेगा या शिपमेंट करने के बाद का रहेगा प्रोडक्ट के, ठीक है, मार्केट में जाने के बाद, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, कस्टमर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसकी जो वारंटी हमने दी थी या गारंटी हमने दी थी वो हमारी फेल हो गई, ठीक है, या प्रोडक्ट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कॉन्टामिनेशन की वजह से हमने क्या करना पड़ा कि प्रोडक्ट को इमीडिएटली हमने मार्केट से वापस लेना पड़ा कि हाँ जी इसमें ये दिक्कतें आ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रहा है या उनको उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो वो सारा हमारा इसमें रहता है। एक टर्म इसमें और आ जाएगी, यहाँ पे आ जाता है टोटल क्वालिटी कॉस्ट। ये क्या आता है, इन सब जो हमारी टर्में हमने ऊपर पढ़ी हैं इन सब का क्या है, सम कर दिया हमने, ठीक है, और हम ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट क्या था और हमने जो बनाया है वो क्या है, ठीक है, उस तरीके से हमें ये टोटल क्वालिटी कॉस्ट बताता है। अब कुछ मॉड्यूल हैं जो हमारे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हमारी हेल्प करेंगे हमारे समझने में, ठीक है। तो उसमें हमारे पास इन्होंने दिया था, ये जुरान सर थे उन्होंने दिया था, ठीक है। इस मॉडल को हमने क्या करा, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो यही PAF, ठीक है। तो PAF में हमारे पास क्या रहता है, यही रहता है कि वही जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है वो वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस कॉस्ट, फिर आता है कॉस्ट प्लस माइनस बेनिफिट, और फिर आ जाता है टंगुची लॉस फंक्शन। ये हमारे पास बुक में नहीं दे रखा है तो इसको हमने अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर वैसे ही इनफ रहता है, 2-3 जोन से हमारे हैं इसमें वो सही रहते हैं, तो यही हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन रहता है हमारे पास PAF, वही है ये सबसे ओल्डेस्ट हमारा है क्वालिटी कॉस्ट में हमारा मॉडल। ये डेवलप करा था हमारे फैगिबनबाम और एंड मास्टर ने, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग था कि वही कि हमने प्रिवेंट करना है या अंदाज़ा लगाना है या हमारा कोई फेलियर आ गया है, उस तरीके से हमारे पास रहता है। ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये रहता है, ये हमारे पास ऊपर था जो ये प्रिवेंशन के लिए था, ये सेकंड वन के लिए, और ये थर्ड हमारा फेलियर के लिए हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा रहता है, जो हमने पीछे एक्सप्लेन किया है ना वही हम इसमें लिख सकते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास प्रोसेस कॉस्ट मॉडल। प्रोसेस कॉस्ट मॉडल जो हमारा डेवलप करा था वो क्रॉस बाय ने करा था। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे हमारा जो हमारा COQ है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, वो सम किसका रहता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट का और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट का। इस तरीके से ही इन्होंने बताया था कि हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं सम करके प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस को और प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस को, ठीक है। जो हमारे प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस है मीन्स इसमें क्या रहता है कि अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी रहती है, अच्छी सर्विस रहती है, वो रहता है। बट जो नॉन कन्फर्मेंस है वो हमारा क्या रहता है, वेस्ट टाइम हो जाएगा, मटेरियल हमारा कैपेसिटी नहीं है उसकी अच्छी, ठीक है। तो ये हमारा रहता है नॉन कन्फर्मेंस, ठीक है। और यही हमारा रहता है कि अगर हम इनको सम कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा कैसा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है।
बस इसमें यही ध्यान रखना है कि CO Q में तो हमारे पास ये था कि गुड का और पुअर का था। इसमें क्या है, इसमें आ जाता है हमारे पास प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस और प्लस में आ जाएगा नॉन कन्फर्मेंस। ठीक है, ये रहता है प्राइस। अगला आ जाता है कॉस्ट प्लस माइनस बेनिफिट मॉडल। इसमें क्या रहेगा कि हम इसमें इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीज बेनिफिट को इंक्रीज करके। ठीक है, अच्छी देखो हमारे पास अगर अच्छी QA मतलब क्यू लेवल रहेगा, क्वालिटी लेवल रहेगा, तो क्या होगा, मार्केट जो शेयर्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर हमारे मार्केट शेयर इंक्रीज होंगे तो हमें क्या होगा, हाई प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, कॉस्ट प्लस माइनस बेनिफिट मॉडल रहता है। ये डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग थी, कुछ औरों ने भी दे रखी है, डैमिंग सर ने दी है, उनके अकॉर्डिंग क्या रहती है डेफिनेशन। डैमिंग सर ने कहा है कि अगर आप इम्प्रूव करते हो क्वालिटी को तो ये रिलेटेड होता है कॉस्ट डिक्रीज से। ये सारी चीज़ें हमारी पास रहती हैं, इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट जो भी हमारे रहते हैं मॉडल देने वाले, उनके अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो मॉडल थे वो ख़त्म हो जाते हैं। 3 मॉडल हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगला जो टॉपिक रहता है वो रहता है प्रोसेस में हमारे पास क्या समझते हैं हम प्रोसेस से। COQ की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में हम अंडरस्टैंड करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे हमारी वो एक्टिविटीज़ को जो हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करती है। ठीक है, और क्वालिटी हमारी अच्छी रहेगी, ये रहता है। इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारे जो पॉइंट रहते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम वो ड्राइवर हमारा क्या रहेगा, कोई एक चालक रहेगा, प्रमुख चालक। हम उसकी क्या करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे कि वो किस तरीके का है, और उस क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारे उसको चेंज करके कोई प्रोडक्ट को चेंज करके या लोकेशन को चेंज करके हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो इन्हांस कर सकते हैं, बट कस्टमर उसको खरीद सके, कुछ इस तरीके का हम बना सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो एनहांस हो, कस्टमर उसको लो प्राइस में खरीद सके और हम भी उसको लो प्राइस में बना सके, इस तरीके का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जैसे हमने रेंट हमारा ज़्यादा था किसी लोकेशन पे जहाँ पे हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे या कुछ, तो हमने उसको लोकेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, उस लोकेशन को जब हमने चेंज करा तो हमारे पास क्या हुआ, वो कम हो गया। ठीक है, और यह फ्लोर स्पेस था, जो फ्लोर स्पेस हमारा क्या था, हमने 4th फ्लोर पे रखी थी इक्विपमेंट, तो हमारा क्या हुआ, वहाँ तक जो पहुँचाने वाला था, जो हमारी लेबर थी, हमारी पर्सनल था या हमारा स्टाफ था, वो क्या कर रहा था, हमें हाई उसकी ज़रूरत पड़ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा 4 बंदे चाहिए थे, 15 बंदे चाहिए थे, इस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमने क्या करा, उसको जो हमारा फ्लोर स्पेस था उसको नीचे रख दिया, नीचे ही हमने एक ही रूम में वो कर दिया कि रॉ मटेरियल यहाँ से गया, यहाँ से फिर आगे सीधा इक्विपमेंट पे चला गया, इक्विपमेंट से सीधा टेस्टिंग वाली साइड चला गया, यहाँ से पैकेजिंग वाली साइड चला गया। इस तरीके से हमने इसको बनाया। जो एफर्ट्स हमारे लगने थे उसमें वो हमारे कम हो गए। ठीक है, हमें जो पर्सनल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही थी वो हमारी कम हो गई। ठीक है, जैसे ही पर्सनल कम होगी तो हमारी सैलरी भी कम होगी, सैलरी कम होगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा, और खर्चा कम होगा तो हमारी प्रॉफिट तो आएगा ही। और हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट होगा, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये रहता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, कस्टमर हमारा खुश होगा। ठीक है, और हम लो कॉस्ट में भी हमारा प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। ये हमारा इंटरेक्ट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन रहती है बेंचमार्क कॉस्ट। ये हमारे पास 6th यूनिट है इसी सब्जेक्ट की, बहुत बड़ी यूनिट रहेगी, उसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको हम जान ले तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि बेंचमार्क कॉस्ट हमारे पास एक स्टैंडर्ड कॉस्ट रहता है। ठीक है, जिसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट के जैसे यूज़ करेंगे, जिसमें हम मेज़र करते हैं कि हमारे कम्पिटिवनेस है जो, उसका क्या कॉस्ट, उसने क्या कॉस्ट रखा हुआ है। ठीक है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से हम अपना कॉस्ट भी रख सकते हैं।
कि हमें कितना कॉस्ट रखना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास रहता है बेंचमार्क कॉस्ट। कुछ स्टेप रहते हैं इसमें, उनके सिर्फ नेम लिख सकते हैं हम, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन हमें करने की शायद नीड ना पड़े, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, हम प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को देखते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो थिंग्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं हमारे कंपटीटर से, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अफोर्ड्स के ऊपर कि लार्ज कॉस्ट के ऊपर कैसा अफोर्ड हमारा हो रहा है वो, ठीक है। और एंश्योर सीख करेंगे आउटसाइड टू क्रिएट एलिगनेंस, और एंश्योर करते हैं उसका कंट्रोल कैसा है, ठीक है। एनालाइज करेंगे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं कि हमारी प्रीमिसेस पे कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। हमारे यूटिलिटीज़ पे कितना खर्चा हो रहा है, क्लीनिंग पे कितना खर्चा हो रहा है, मोटर व्हीकल कौन से यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारा कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारी अफेक्ट करेंगी हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है, लास्ट टॉपिक रहता है प्रिवेंटिव कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कैसे प्रिवेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हमारा जो ये COQ है। तो इसमें हमारे पास क्या रहता है, इसका जो मेन पॉइंट मैं बता देती हूँ कि हमारे पास जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ना वो हमारे कंज्यूमर तक ना पहुँचे, बस इसमें यही है लास्ट में, ठीक है। कंज्यूमर तक नहीं पहुँचेगा, बैड रेपुटेशन नहीं होएगी, प्रोडक्ट हमारा अच्छा ही होगा, विदाउट डिफेक्ट हमारा जाएगा, तो हमारा कंज्यूमर हमारा सेटिस्फैक्शन होगा उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास रहता है प्रिवेंटिव कॉस्ट ऑफ। कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हम बचाव कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट ही हमारा जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमारी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस करें। वो मैंने पीछे बताया ना कि फ्लोर पे एक पे ही कर दिया, 4th फ्लोर पे ना जाना पड़े, ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारा फ्लो हो रहा है, चाहे वो पर्सनल का हो, रॉ मटेरियल का हो, किसी का हो, वो यूनिडायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन में घूमे, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट को हमेशा रिव्यू करेंगे, उसके डिज़ाइन को, उसके उसके क्या इशू आ सकते हैं, क्या उसमें रिस्क आ सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और प्रोसेस प्लानिंग करेंगे, प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी ऑडिट करते हैं हमेशा, ये रहते हैं। सप्लायर किस तरीके का है, सप्लायर भी हमारा अच्छा होना चाहिए, उसको लोगों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, चाहे वो हमारा कोई भी पर्सोनल है, चाहे वो स्टाफ मेंबर है, कोई रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन में काम कर रहा है, इक्विपमेंट की हैंडलिंग कर रहा है, या हमारा सप्लायर खुद है, उसको भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ये हमारा रहता है कि हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को। इस तरीके से हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट को जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा ये जो यूनिट थी हमारी वो ख़त्म हो जाती है। ये इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, आप इसमें से ले सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और ऐसे ही अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, अगली, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही नोट्स के लिए और आप वीडियो को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू।